हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.5 को। इसमें है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी जब ये अद्वितीय हल होगा तो ऐसी स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले ये देखेंगे कि वज्र गुणन विधि का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद को हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फार्मूला निकालने के लिए लिखते हैं x बटे बराबर, फिर लिखेंगे y बटे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1 बटे। अब हमको इसमें ये से लेकर c तक मान लिखने हैं, ये बी सी लिखना है हमको। लेकिन ये बी सी में जो पहले का ये होता है और लास्ट का सी होता है उसको छोड़ देंगे। जैसे अभी हम मान लें कि है ये बी सी, इसको एक बार और लिखेंगे, ये बी और सी, इसमें से पहले ये को और लास्ट के सी को हटा देंगे और जो बीच में बच गया है इसी को लिख देंगे, यानी बी सी ये भी लिख देंगे हम। तो बी लिखेंगे x के इस किनारे पर और सी लिखेंगे x के दूसरे किनारे पर, यानी बीच में लिख देंगे। और बीच में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यही वाला सी मान x में भी रहेगा और y में भी रहेगा। फिर यहाँ लिखेंगे ये और फिर यहाँ लिखेंगे b, यानी दोनों किनारों पर b हो जाएगा और बीच में c और ये हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, b c ये b, केवल b c यह भी हमको याद रखना है। अब ऊपर वाले को मान लेंगे फर्स्ट, सभी को, ये b1 c1 a1 b1 है, और नीचे वाले को मान लेंगे सेकंड, ये सब 2 2 वाला है, यानी दूसरे समीकरण का मान है। क्योंकि समीकरण 2 हैं तो दोनों में पहले वाला ये 1 1 हो जाएगा, दूसरे वाला 2 2 हो जाएगा। अब काम इसमें ये करेंगे कि b1 को हम गुणा कर देंगे c2 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब b2 को गुणा कर देंगे c1 से, और c1 को गुणा कर देंगे a2 से, और c2 को गुणा कर देंगे a1 से, और a1 को गुणा कर देंगे b2 से, और a2 को गुणा कर देंगे b1 से। अब इसी के बाद हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x बटे b1 का c2 से गुणा, b1 c2, बीच में लगेगा माइनस, और b2 का c1 से गुणा, ये हो जाएगा b2 c1। ऐसे बराबर लगाएंगे, फिर लिखेंगे y बटे c1 का a2 से गुणा, ये हो जाएगा c1 a2 माइनस, और c2 का a1 से गुणा c2 a1 बराबर, ऐसे हो जाएगा 1 बटे a1 का b2 से गुणा, a1 b2 माइनस a2 का b1 से गुणा, ये हो जाएगा a2 b1। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला वज्र गुणन विधि का। अब इसी फार्मूले की सहायता से किसी भी समीकरण में से x और y का मान निकाल सकते हैं यदि वो अद्वितीय हल है तो देखेंगे पहले क्वेश्चन को। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y और माइनस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब फर्स्ट एवं सेकंड को तुलना करेंगे, ये बी सी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ये तुलना किया जाएगा। जब तुलना करेंगे दोनों की तो इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान आएगा। तो समीकरण एक की तुलना करेंगे तो a1 का जगह पर आ जाएगा x का गुणांक यानी 1, तो ये हो जाएगा a1 बराबर 1, और b1 की जगह हो जाएगा -3, और c1 की जगह हो जाएगा -3। ऐसे दूसरे समीकरण से a2 का मान आ जाएगा 3, और b2 का मान आ जाएगा -9, और c2 का मान आ जाएगा -2। ये सभी मान आ गए। अब इन सभी मानों से ये पता करेंगे कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या अद्वितीय हल हैं या इसके कोई हल नहीं है। जब अद्वितीय हल होगा तब वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला होता है कि a1 बटे a2 करें, यानी 1 बटे 3 करेंगे, और बराबर -3 बटे -9 करेंगे, और बराबर -3 बटे -2 करेंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे और तो माइनस माइनस कट गया, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, ये बन गया 1/3 बराबर 1 ये 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा 1/3 और बराबर ये माइनस माइनस कट गया तो आ जाएगा 3/2 और ये दोनों बराबर नहीं हैं। यानी पहले का दोनों बराबर है लेकिन लास्ट का दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके कोई हल नहीं है, यानी कि ये समांतर रेखा है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी B1/B2 और C1/C2 ये दोनों बराबर नहीं हैं। और ये बराबर नहीं है तो कौन रेखा है? ये समांतर रेखा। और समांतर रेखा की स्थिति में इसके कोई हल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः दिए हुए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी कि असंगत हो जाएगा। अब जब कोई हल नहीं रहेगा तो उसका हम बीजगणित विधि से ज्ञात भी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये दूसरा हमारा है 2x + y और 5 दाईं ओर है तो इसको बाईं ओर ले आएंगे तो -5 = 0, ये हो जाएगा पहला समीकरण। और दूसरा है 3x + 2y, 8 को बाईं ओर लाएंगे तो -8 = 0, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन अपरिमित रूप से अनेक हल है, कौन अद्वितीय हल है और किसके कोई हल नहीं है। तो ये चेक करने के लिए पहले A1 B1 C1 का मान निकालेंगे और A2 B2 C2 का मान निकालेंगे, उसके बाद चेक कर पाएंगे। तो पहले समीकरण में देखेंगे तो A1 का मान हो जाएगा 2 और B1 का मान हो जाएगा y का गुणांक 1 और C1 का मान हो जाएगा ये -5। ऐसे समीकरण 2 में हो जाएगा A2 का मान 3, B2 का मान 2 और C2 का मान हो जाएगा -8। अब बटे में कर देंगे तो 2/3 बराबर 1/2 बराबर -5/-8, ये माइनस माइनस कट गया। और देखेंगे तो 2/3 और 1/2 ये सब के सब बराबर नहीं हैं, इसमें से कोई बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि ये संगत है और अद्वितीय हल है, ये है अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल है तो अब इसमें बीजगणित विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पहले x बटे, फिर बराबर लिखेंगे y बटे, फिर बराबर लिखेंगे 1/। तो इसमें A1 को छोड़ देंगे, लिखेंगे BCAB, तो B की जगह हो जाएगा 1 यानी B1 की जगह 1 और C1 की जगह हो जाएगा -5 और BC हो गया। अब लिखेंगे ये B, तो ये की जगह 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 और B की जगह है 1, यानी कि B1 C1 और A1 B1 यानी BCAB करके हो गया। अब ऐसे 2 वाले लिखेंगे तो B2 का मान है 2 और C2 का मान है -8 और A2 का मान है 3 और B2 का मान फिर हो जाएगा 2। कहीं से गुणा कर देंगे, ऐसे सब कहीं से गुणा हो जाएगा आपस में। तो x बटे हो जाएगा 8 का 1 से गुणा -8, फिर -5 का 2 से गुणा -10, तो ये माइनस मिल करके हो जाएगा +10 और y बटे -5 का 3 से गुणा -15 और -8 का 2 से गुणा -16 और ये माइनस माइनस +16 हो जाएगा बराबर 1/2 दूनी 4 -3। तो x बटे 10 में से 8 गया 2 बराबर y बटे 16 में से 15 घटा 1 बराबर 1/4 में से 3 गया 1। तो एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे, दूसरी बार इन दोनों को, तो लिखेंगे x बटे 2 बराबर 1, तो x बराबर 2, ये हो गया x का मान। अब जब y का मान निकालना होगा तो y बटे 1 बराबर 1, तो y बराबर 1, x का मान 2 आ गया और y का मान 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे तीसरे वाले को। तीसरा क्वेश्चन है 3x - 5y, 20 को बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा -20, ये बन गया पहला समीकरण। और 6x - 10y और 40 को बाईं ओर लाएंगे तो -40 बराबर 0, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब पहले समीकरण में
अब तुलना कर देंगे तो पहले समीकरण को तुलना करेंगे तो हो जाएगा A1 बराबर 3 और B1 बराबर -5 और C1 बराबर हो जाएगा -20। ऐसे A2 का मान 6 और B2 का मान हो जाएगा -10 और C2 का मान मिल जाएगा -40। बटे में कर देंगे तो 3/6 बराबर -5 बटे -10 बराबर -20 बटे -40। तो माइनस माइनस कट गया, ये 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 20 का नम 20, 20 दूना 40। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, 1/2 करके सब का सब इसमें मान आ गए पूरे। और जब सब बराबर आ गए तो कह सकते हैं कि ये समपाती है। अगर समपाती होंगे तो ये अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होंगे तो इसके हम वज्रगुण विधि से इसको नहीं लगा सकते, केवल अद्वितीय की स्थिति में लगाएंगे। जो अद्वितीय हल होगा उसी को हम वज्रगुण विधि से लगा सकते हैं। अब देखेंगे चौथे क्वेश्चन को। चौथा x - 3y - 7 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। और 3x - 3y - 15 बराबर 0, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इसमें भी वही काम होगा, a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा -3 और c1 का मान हो जाएगा -7। ऐसे दूसरे समीकरण में a2 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा -3 और c2 का मान हो जाएगा -15। अब बटे में कर देंगे तो 1/3 बराबर -3 बटे -3 बराबर -7 बटे -15। तो माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 1/3 बराबर 1 बराबर 7 बटे 15। तो ये कोई भी बराबर इसमें नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि ये अद्वितीय हल है। अगर पहले वाला दोनों बराबर नहीं है तो कह सकते हैं अद्वितीय हल है। वज्रगुणन विधि से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे। तो x का गुणांक ये मान लिखा हुआ है, तो इसमें BC ये भी रहेगा, तो b की जगह -3 और c की जगह -7 और यहाँ ये यानी 1 और b की जगह -3। ऐसे यहाँ भी लिखा जाएगा -3, c की जगह -15 और ये की जगह 3 और b की जगह -3। अब इसको कहीं से गुणा कर देंगे, इसे ये गुणा कर देंगे तो आ जाएगा x बटे 15 थे 45, ये प्लस 45 और फिर -7 × 21 माइनस माइनस प्लस 21, तो ये माइनस है तो ये जाएगा -21 बराबर y बटे -7 का 3 से गुणा -21 -15 का 1 से गुणा -15 और ये हो जाएगा +15। 1 बटे -3 का 1 से गुणा -3 -3 × 9 -9 तो हो जाएगा +9। तो x बटे 21, 45 में से 21 घटेगा, 5 में से गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 बराबर y बटे ये 15 से 21 तो -6 और 1/6 इतना माना गया। अब एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे, दूसरी बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो हो जाएगा x बटे 24 बराबर 1/6। तो 6 का नाम 6, 6 × 24, x बराबर 4 ऊपर चला जाएगा तो x का मान मिल गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y बटे -6 बराबर 1/6। तो 6 से 6 कट गया, y बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1, ये होगा इसका मान। तो x y का मान इसमें आ गया वज्रगुणन विधि से, x का मान 4 और y का मान -1। अब देखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन को। ये और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 7 और ये -b बाहर x और ये +b फिर बाहर y बराबर 3a + b - 2। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो हो जाएगा ये 2x + 3y और 7 को लाएंगे बाईं ओर तो हो जाएगा -7 बराबर 0, ये बनेगा पहला समीकरण। इसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये -b बाहर x और प्लस ब्रैकेट में ये +b बाहर y और माइनस इन सबको ले आएंगे बाईं ओर तो ये हो जाएगा 3a + b - 2 और बराबर 0, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इन दोनों को तुलना करेंगे और तुलना करके ये b c का मान निकाल लेंगे, यानी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे।
तो समीकरण ए की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे। तो a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक 2 और b1 बराबर हो जाएगा y का गुणांक 3 और c1 बराबर हो जाएगा -7 यानी असर पद -7। ऐसे a2 का मान मिलेगा हमको ये माइनस b और b2 का मान मिलेगा ये प्लस b और c2 का मान मिलेगा -3a प्लस b -2। ये तीनों का मान मिल गया। अब इसमें कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक होंगे हल होंगे, यानी ये b का मान निकालना है जिससे कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो अपरिमित के लिए जो a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या करेंगे, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। तो सभी का मान रखेंगे अब यहाँ। तो a1 का मान है 2 और बटे a2 का मान है ये माइनस b बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है ये प्लस b और c1 का मान है -7 और बटे c2 का मान है -3a प्लस b -2। अब इसमें एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर कर देंगे, फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसमें इस माइनस माइनस को काट देंगे और गुणा करेंगे इससे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 ये और 2 का b से गुणा प्लस 2b और ये माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 और बराबर 7 का गुणा करेंगे ये -b से तो हो जाएगा 7 ये और -7 का गुणा करेंगे b से तो हो जाएगा ये 7b। अब 7 ये और b को सबको ले आएंगे बाईं ओर तो हो जाएगा 6 ये प्लस 2b और -7 ये और ये प्लस 7b बराबर इस 4 अचर पद को भेज देंगे दाईं ओर। तो 6 ये -7 ये तो ये हो जाएगा माइनस ये अब प्लस 2b और प्लस 7b तो ये दोनों प्लस में है जुड़ जाएंगे तो 7 2 9b और बराबर है 4। इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसी प्रकार से 3 और 7 वाले को दोनों को बराबर करेंगे तो 3 का 3 ये से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 ये और इस 3 का प्लस b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3b और 3 का गुणा -2 से करेंगे तो -6 बराबर 7 का गुणा करेंगे ये से तो हो जाएगा 7 ये और ये हो जाएगा 7b। अब सबको ले आएंगे बाईं ओर तो हो जाएगा 9 ये प्लस 3b और इधर लाएंगे तो -7 ये और -7b बराबर हो जाएगा माइनस ये प्लस 6। दाईं ओर जाएगा तो चिन्ह प्लस में हो जाएगा। तो 9 ये में से 7 ये घटेगा तो आ जाएगा 2 ये प्लस 3b और -7b तो आ जाएगा -4b बराबर 6। तो इसमें 2 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ये -2b बराबर 6 तो 2 से काट देंगे तो 2 तिहाई 6 तो आ जाएगा ये -2b बराबर 3। ये हो जाएगा चौथा समीकरण। अब तीसरे और चौथे को हल कर लेंगे तो ये और b का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर तो समीकरण 3 है माइनस ये प्लस 9b बराबर 4 और समीकरण 4 है ये -2b बराबर 3। तो ये डायरेक्ट कट रहा है तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। अगर चिन्ह बदलना पड़ता घटाना पड़ता तो यहाँ घटाने पर लिख देते। तो ये डायरेक्ट कट रहा है तो 9 में से 2 घटेगा 7b 4 और 3 हो जाएगा 7 तो 7 का नम 7 7 का नम 7 तो b का मान आ जाएगा 1। अब b के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दें। अब b के मान को समीकरण थर्ड या फोर्थ में रख दें तो लिखेंगे b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो माइनस ये प्लस 9 गुणे b की जगह 1 और बराबर 4 तो माइनस ये बराबर हो जाएगा 4। अब इस 9 को भेज देंगे दाईं ओर तो हो जाएगा ये -9 तो माइनस ये बराबर 9 में से 4 घटेगा -5 तो माइनस माइनस कट गया तो ये का मान आ जाएगा 5।
तो ये का मान मिल गया 5 और बी का मान मिल गया 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 और 1। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। यह दूसरा का दूसरा, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं का प्रतिबंध, तो पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो हो जाएगा 3x प्लस वाई, एक को बाईं ओर लाएंगे तो -1 बराबर 0, ये बनेगा पहला समीकरण। ये है 2k - 1 बाहर x और प्लस ब्रैकेट में k - 1 बाहर y, और इसको बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा -2k + 1 बराबर 0, ये बनेगा दूसरा समीकरण। अब इसमें a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, तो x का गुणांक 3 यानी ये 1 का मान हो जाएगा 3, अब b1 का मान हो जाएगा y का गुणांक 1 और c1 का हो जाएगा -1। ऐसे ये a2 का मान हो जाएगा 2k - 1 और b2 का मान हो जाएगा k - 1 और c2 का मान हो जाएगा -2k + 1, ये हो जाएगा c2 का मान। अब इसमें लिखा है कि कोई हल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कोई हल ना होने के लिए, कोई हल ना होने के लिए प्रतिबंध, यानी समांतर वाला प्रतिबंध लगेगा इसमें, अर्थात समांतर, यानी समांतर का प्रतिबंध लगा देंगे। तो समांतर का प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, यानी यही दोनों बराबर होंगे, a1/b2 a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो मान रख देंगे यहाँ, a1 का मान है 3 और बटे a2 का मान है 2k - 1, b1 का मान है 1 और b2 का मान है k - 1, इसको क्रॉस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3k - 3 बराबर 2k - 1, तो 2k को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3k - 2k बराबर -1 और 3 को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो +3, तो ये हो जाएगा k बराबर 3 में से 1 गया 2, ये k का मान हो जाएगा 2। अब इसके बाद में देखेंगे अगले क्वेश्चन को। यह है तीसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसमें दोनों विधियों से हल करना है। तो पहले हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, उसके बाद में हल करेंगे हम वज्र गुणन विधि से। तो प्रतिस्थापन के लिए हमको किसी एक का मान दूसरे में रखना होगा। तो समीकरण फर्स्ट है 8x + 5y बराबर 9, इसको मानेंगे पहला समीकरण, और दूसरे को लिखेंगे 3x + 2y बराबर 4, इसमें से मान निकालने हम भी। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 4 - 3x, और y बराबर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 - 3x, और ये जो 2 है वो चला आएगा बटे के नीचे। अब इसको हम लिख देंगे दूसरा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 8x + 5 और y की जगह लिखेंगे 4 - 3x बटे 2 और बराबर हो जाएगा 9। तो 5 से गुणा कर देंगे अंदर ले जा करके, तो 8x प्लस, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 - 5 = 15x और बटे 2 बराबर 9। अब बटे 1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो 1 2 का एलसीएम 2, 2 का 8x से गुणा, 8 दूनी 16x और प्लस ये वही रहेगा 20 - 15x और बटे हो जाएगा 2 बराबर 9। तो 16x में से 15x घटेगा तो हो जाएगा x और प्लस 20 बराबर 2 का 9 से गुणा 18 और इसका 1 से गुणा हो जाएगा तो यही आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 18 और 20 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा -20, x का मान आ जाएगा -2। अब इस x के मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर 4 - 3 गुणे x की जगह पर -2 और बटे हो जाएगा 2। तो 4 माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटे 2, तो 4 6 10 बटे 2, 2 का नम 2, 2 पंचे 10, यानी कि ये जो y का मान हो गया वो आ गया 5। x का मान -2
और y का मान 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लगाएंगे इसके वज्र गुणन विधि को। अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन की विधि के लिए ज़रूरी होता है कि इसको लिख दें 8x + 5y और 9 को लिख दें बाईं ओर, तो बराबर 0, ये बनेगा पहला समीकरण। दूसरे को लिखेंगे 3x + 2y और 4 को बाईं ओर ले आएंगे तो -4 बराबर 0, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो वज्र गुणन विधि के लिए इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिखा जाएगा। तो a1 का मान होता है 8 और b1 का मान होता है 5 और c1 का मान ये हो जाएगा -9 और a2 का मान होगा 3, b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा ये -4। ये सभी मान मिल गए। अब इसको हल करने के लिए लिखना होगा हमको x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे। तो हमने इसमें बताया था कि x बटे लिखा जाता है BCAB, तो b का मान है यहाँ पर 5 और c का मान है यहाँ पर -9 और ये का मान है 8 और b का मान है 5। ऐसे दूसरे समीकरण में लिखेंगे b का मान है 2 यानी b2 का मान है 2, c2 का मान है -4 और a2 का मान है 3 और b2 का मान है 2। अब इसको कहीं से गुणा कर देंगे, ऐसे कहीं से गुणा करते चले जाएंगे सभी को। यहाँ लिखेंगे x बटे 5 का -4 से गुणा -20 और -9 का 2 से गुणा 9 दूनी 18, तो हो जाएगा ये -18 यानी कि +18 बराबर। अब y बटे लिखेंगे -9 का 3 से गुणा -27, फिर -4 का 8 से गुणा 8 से 32 तो -32, तो ये +32 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 -5 तियाँ 15, तो x बटे हो जाएगा -20 और +18 तो -2 और y बटे ये 27 है ये 32 है, तो 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 2 गया 0, तो ये 5 हो गया बराबर 1 बटे 16 में से 15 घटेगा 1, तो एक बार इसको इसके साथ कर देंगे, दूसरी बार इसको इसके साथ कर देंगे, तो ये बन जाएगा x बटे -2 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा -2। इसी तरह से y बराबर हो जाएगा 5 का 1 से गुणा हो जाएगा 5, तो y का मान हो जाएगा 5 यानी x का मान -2 और y का मान 5। तो दोनों से मान सेम आया, लेकिन इसमें बताना है कौन सी विधि उपयुक्त है। अगर आसानी के तौर पर देखा जाए तो जो वज्र गुणन विधि है ये अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे में सवाल लग जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त विधि है। अधिक उपयुक्त विधि है, ये वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त विधि हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। यह है चौथा का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें हम चाहे जो विधि से लगा सकते हैं, चाहे तो ग्राफीय विधि से लगाएं या विलोपन विधि से लगाएं या प्रतिस्थापन विधि से लगाएं या चाहे तो वज्र गुणन विधि से लगाएं, यानी किसी विधि से हम लगा सकते हैं जो हमें आसान लगे या जो ठीक लगे। तो चौथा का पहला दिया हुआ क्वेश्चन, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ये को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो चीज़ पूछा है उसी को मानेंगे। एक नियत व्यय पूछा है, दूसरा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो लिखेंगे माना नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। ये दोनों का हमने मान लिया, नियत x रुपया और
प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है उस हिसाब से सेट करेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, तो हमने नियत को मान लिया x रुपया। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, यानी जितने दिन भोजन लेगा उसके हिसाब से एक एक दिन का अलग अलग से मूल्य पड़ेगा, यानी व्यय करना पड़ेगा हमको। तो जब एक विद्यार्थी ये को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी 20 दिन के लिए एक एक दिन का y रुपया और बाकी जो नियत व्यय है x रुपया उसको देना ही देना है। तो नियत व्यय x रुपया और पहले 20 दिन भोजन करता है वो, तो 20 दिन और एक दिन का भोजन का मूल्य है y रुपया, तो हो जाएगा 20y और बराबर टोटल बनेगा 1000। ये बना पहला समीकरण। इसी प्रकार से दूसरा भी है, जबकि एक विद्यार्थी b को जो 26 दिन भोजन करता है तो x का तो नियत हो जाएगा और बाकी 26 दिन का एक एक दिन के हिसाब से y रुपया, टोटल बन रहा है कितना 1180 रुपया। ये है दूसरा समीकरण। तो नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय का भोजन मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही काम करना है, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, या ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। तो लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000, सेकंड है x प्लस 26y बराबर 1180। तो इसको माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। अगर चिन्ह को बदला जा रहा है तो लिखा जाएगा घटाने पर। -26 प्लस 20 घटेगा तो आएगा -6y, इसको घटाएंगे तो 0, 8 और 1 180 माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस कट गया। 6 का 9 6, 6 3 18, यानी y का मान आ गया 30। अब y के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y को मान समीकरण फर्स्ट में रख दें। तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20 y की जगह 30 और ये बराबर हो जाएगा 1000। तो x प्लस 3 दूनी 6 यानी 600 बराबर 1000। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो x बराबर हो जाएगा ये 400। तो हमने जो माना था वो आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपया तथा प्रतिदिन व्यय, प्रतिदिन का व्यय हो जाएगा, जो ये y का मान होगा वो हो जाएगा प्रतिदिन के व्यय, यानी कि 30 रुपया। ये आंसर हो जाएगा 400 और 30। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वहाँ भिन्न याद कीजिए। तो भिन्न को हम मान लेंगे x/y। तो लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। इसमें जहाँ x बराबर अंश और y बराबर हो जाएगा ये हर, ये दो चीज़ इसमें रहेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 1/3 हो जाती है कब? जब अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न x/y है, इसके अंश से जब 1 घटा देते हैं तो ये भिन्न 1/3 हो जाती है। कहीं से गुणा कर देंगे, 3 का x से गुणा 3x, 1 से गुणा 3 बराबर ये y को बाईं ओर ले आएंगे तो 3x माइनस y और 3 को भेज देंगे दाईं ओर। तो ये बन जाएगा पहला समीकरण। ऐसे दूसरे में कहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अब हर में 8 जोड़ेंगे तो x/y और हर है 8, इसमें जब 8 हमने जोड़ दिया तो इसका मान हो गया 1/4। आप कहीं से गुणा करेंगे तो 4 का x से गुणा 4x और बराबर y प्लस 8 का गुणा 1 से, तो हो जाएगा y प्लस 8। y को बाईं ओर लाएंगे तो 4x माइनस y बराबर 8। ये बनेगा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो हल करने का मतलब है कि डायरेक्ट पहले लिखें 3x माइनस वाई बराबर 3 और इसको भी लिखेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8।
तो अब ये चिन्ह बिना बदले कटेगा नहीं, तो ये प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस और ये माइनस। तो यदि चिन्ह बदला जा रहा है तो यहाँ पर लिखा जाएगा घटाने पर, अगर यहाँ पर नहीं लिखा तो ये तो कट गया, और 4 में से 3 गया -x बराबर 8 में से 3 गया -5, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर हो गया 5। अब इस x के मान को कहीं रख दें, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 3 गुणे x का मान है 5 माइनस y बराबर 3, तो माइनस y बराबर 3 माइनस 5 दिया 15, तो माइनस y बराबर हो जाएगा -12, तो माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया y का मान 12। अब ये दोनों मान कन्फर्म हो गया हमारा, x का मान 5 और y का मान 12, तो जो भिन्न बनेगा वो बन जाएगा 5 से 12, ये हमारा हो जाएगा भिन्न। इसमें अंश है 5 और हर है 12। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। ये तीसरा क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेक्स्ट में कितने प्रश्न थे, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या मान लेंगे x तथा गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, इसको मान लेंगे y। ये x और y दोनों हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी कि उसको टोटल 40 नंबर मिला, लेकिन कैसे मिला, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, यानी टोटल उसने x सही उत्तर किया और एक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जा रही है, अशुद्ध माने गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जा रही है, तो y क्वेश्चन था टोटल, और 1 अंक कटौती होगा तो हो जाएगा 1y यानी -y। तो टोटल कितना अंक मिला उसको, 40 अंक मिला। ये हो जाएगा पहला समीकरण। ऐसे दूसरा भी बनाया जाएगा। दूसरे में दिया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, पहले 3 मिला था अब उसको 4 अंक मिल रहा है, अगर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 की कटौती होती तो -2y, तब इस प्रकार से उसको 50 अर्जित होते। तो 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4x और -2 का 2 बराबर 25, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो चाहे विलोपन विधि से लगा दें, किसी विधि से इसको हम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, विलोपन लगा रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है 3x माइनस y बराबर 40 और यह है 2x माइनस y बराबर 25, तो माइनस 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 ये कट गया, ये हो जाएगा x बराबर कितना बचा, ये 15, x बराबर 15 आ गया। अब x के मान को कहीं रख दें, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 15 माइनस y बराबर 40, तो माइनस y बराबर 40 माइनस 15 तियाँ 45, तो ये माइनस y बराबर हो जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा y बराबर 5, तो y का मान 5 आ गया और x का मान आ गया 15। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए थे इसमें टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो लिख देंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, टोटल संख्या कितना हो जाएगा इसमें, जो सही वाले हैं x वाले वो है 15 और गलत वाले हैं 5, तो ये हो जाएगा टोटल प्रश्नों की संख्या 20। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। अब ये चौथा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है।
यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वह विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें चित्र से समझना होगा, उसके बाद लगाएंगे सवाल को। तो पहले मानेंगे यहाँ पर एक पॉइंट ये और यहाँ पर दूसरा पॉइंट मानेंगे बी। ये राजमार्ग पर 2 स्थान है, ए और बी, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। तो एक कार ये से चलती है, दूसरा बी से, एक ही समय चल रही है ये, यानी 5 बजे ये चल रहा है तो 5 बजे ये भी चल रहा है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा मतलब कि ये बी वाला इधर जा रहा है और ये वाला भी इधर ही जा रहा है, इस तरफ ये भी इधर ही जा रहा है। अगर ये दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करें तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये दोनों को 5 घंटे लग जाते हैं, तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी कि 5 घंटा ये भी चला होगा, स्लो चला है, अब 5 ही घंटा ये भी चला है, यानी ये बहुत तेज़ चला है। इन दोनों को मिलने में लग जाते हैं 5 घंटे। 5 घंटे पश्चात ये दोनों जाकर के मिल जाते हैं रेखा। तो इसमें मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना ये से चलने वाली कार की चाल, ये से चलने वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा b से चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें लिखेंगे कार ये के लिए, लिख देंगे ये के लिए, ये के लिए एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। चाल बराबर दूरी बटे समय, सूत्र वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें चाल को हमने मान लिया है x पहले वाले को, और दूरी वही रहेगा 100, और प्लस इसमें ध्यान देना है कि ये वाला कार यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो ये दूरी तो 100 किलोमीटर है, इसके आगे का हमें नहीं पता है, तो इसके आगे को मान लें ये दूरी, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये, अब बटे जो समय लग रहा है वो कह दिया कि 5 घंटे लग रहा है टोटल, तो ये 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 5x बराबर 100 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 5x माइनस ये बराबर 100। ये बन गया पहला समीकरण। तो अब देखेंगे b के लिए, तो लिख देंगे b के लिए। तो b के लिए क्या रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो b का चाल पता है y, और दूरी कितना होगा, दूरी यहाँ से यहाँ तक हमने ये माना है तो ये ही रहेगा, अब बटे समय, इसमें दिया है 5 घंटे, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा ये, यानी ये की जगह पर रख सकते हैं 5y। तो अगर यहाँ पर ये की जगह 5y रख देंगे तो ये हमारा नया समीकरण बन जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100। तो 5 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 दूनी 10 यानी 20। इसको मान लेंगे हम पहला समीकरण, इस वाले को हटा देंगे तो ये पहला समीकरण हो गया। ऐसे विपरीत के लिए लिखेंगे, लिख देंगे विपरीत दिशा के लिए। तो विपरीत दिशा के लिए क्या हो जाएगा, अब विपरीत दिशा में पहले लिखेंगे ये के लिए चाल यानी x बराबर, तो दूरी को हम यहाँ पर मान ले रहे हैं ये, और बटे समय, समय दिया है कि 1 घंटा, 1 घंटे पश्चात मिलती है तो हो जाएगा x बराबर ये। ऐसे लिखेंगे यहाँ पर b के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल y बराबर दूरी हमने ये माना है, और जो बच गया उसको लिख देंगे 100 माइनस ये बटे, और समय रहेगा 1 घंटा। अब यहाँ लिखेंगे y प्लस ये बराबर 100। अब ये का मान उठाकर रख देंगे, यहाँ पर ये का मान है x, तो लिखेंगे y प्लस x बराबर 100, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100। इसको लिख देंगे दूसरा समीकरण। तो 1 व 2 को हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड को हल करने पर
तो हो जाएगा ये x माइनस वाई बराबर 20 और ये x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100। ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस प्लस वाला कट गया, तो x 2x बराबर हो जाएगा 120। तो 2 का नम 2 60, तो x बराबर हो जाएगा 60। अब x के मान को किसी समीकरण में रखेंगे, y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो x का मान आया 60 और समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई, तो हो जाएगा 60 माइनस वाई बराबर 20। तो ये 60 20 इधर आ जाएगा और y चला जाएगा दाहिनी ओर, तो y बराबर हो जाएगा 40। y का मान 40 आ जाएगा, x का मान 60 आ जाएगा। पाँचवा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि अगर लंबाई को 5 कम कर दें, चौड़ाई को 3 बढ़ा दें, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई चौड़ाई को मान लेंगे, लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। तो लंबाई x है, इसको 5 कम कर देंगे, चौड़ाई y है, इसमें 3 बढ़ा दें, तब जो क्षेत्रफल x y का मान होगा उसमें से 9 कम हो जाएगा। गुणा करेंगे तो x y, x का 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर xy और माइनस 9। तो xy का xy से काट देंगे, तो 3x माइनस 5y बराबर 15 चला जाएगा उधर और 15 में से 9 घटेगा, 6 आ गया। इसको लिखेंगे पहला समीकरण। अब लिखेंगे अगला है कि 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो लंबाई x है, इसमें 3 बढ़ा देंगे, चौड़ाई y है, इसमें 2 बढ़ा देंगे। तो बराबर कह रहा है कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है x y और प्लस 67, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x y प्लस 2x, 3 का y से गुणा 3y और प्लस 3 दूनी 6 बराबर x y प्लस 67। x y का x y से काट देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6 जाकर घटेगा तो आ जाएगा 61। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करेंगे। तो पहले में 3 से गुणा कर दें, दूसरे में 2 से गुणा कर दें। समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके घटाने पर, या लिख देंगे हल करने पर, हल करने पर। तो पहला है 3x, इसमें 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x और माइनस ये 10y बराबर 6 दूनी 12। तो दूसरे वाले में 3 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x और 3 त्रिका 9y, तो 3 का नम 3, 3 छक 18। अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, अब यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदल रहा है तो घटाने पर लिखा जाएगा। तो ये कट गया, माइनस 10y माइनस 9y तो हो जाएगा माइनस 19y। ये माइनस है वो प्लस है तो घट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया 7, 1 माइनस यहाँ भी रहेगा तो माइनस से माइनस कट गया, 19 का नम 19, 19 9 171, तो y बराबर हो गया 9। अब y के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या था? समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 6, तो हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे y की जगह 9 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 प्लस 5 9 45,
तो 3x बराबर 45, 6 हो जाएगा 51। तो 3 का नम 3, 3 का नम 3, 2 5, 3 7 21। ये x बराबर आ गया 17। तो आ गया x का मान 17 और y का मान आ गया 9। तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x यानी बराबर 17 मीटर तथा आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 मीटर। आंसर हो गया ये दोनों। अब ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, 5 क्वेश्चन। अब इसमें और जो भी क्वेश्चन होंगे अगले अभ्यास के उन सबको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखें अच्छे से, उस क्वेश्चन को समझें और लगाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।